हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल ज्ञान सागर एकेडमी पर। मैं हूं सर्वेश कुमार और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट में इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तक क्लियर कर लिए थे, अर्थात त्रिभुजों के जो प्रकार था हम लोग देख लिए थे कि साइड के आधार पर या एंगल के आधार पर कितने प्रकार के सब त्रिभुज होते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि जो हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का, और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 होती है। ये देखिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 होती है। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग देख लें, बात कर लें ये कैसे होती है 360। तो स्टार्ट करें। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है मेरे पास। ए, बी और सी, ये मेरे पास ट्रायंगल है और ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास इक्विलैटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज है, और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और ये एंगल हुआ मेरे पास ए बी सी। मान लिए कि ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री और ये एंगल भी है मेरे पास 60 डिग्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आप ले सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल या स्केलन ट्रायंगल, जो आपको उचित लगे वो ट्रायंगल आप ले सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो सबसे पहले देखिए कि आप जानते हैं कि किसी भी साइड को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी एक साइड, केवल एक साइड, किसी भी साइड को आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि बीसी साइड को हमने क्या किया, इस साइड थोड़ा सा बढ़ाया। अब हम बात किए कि जो मेरे पास ए और बी साइड है उसको हमने कहाँ किया, उसको हमने नीचे की तरफ बढ़ाया, और जो एसी साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया। ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, और यहाँ एक्सटीरियर है यहाँ है। यानी कि जो ए का एक्सटीरियर एंगल है वो यहाँ है, बी का यहाँ है और सी का यहाँ है। आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, अर्थात हम ये कहें कि जो ये वैल्यू होती है ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ये कट करे, और यहाँ पर एंगल ये है और एंगल ये है, तो ये दो पूरा एंगल जो बनता है ना, ये अर्थात कि जो ये एंगल मेरा पूरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल हुआ ये पूरा कितना हुआ, ये 180 होता है। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ मान लीजिए कि ये एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, यानी हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जो ए और बी दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। सेम यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेरे पास इतनी वैल्यू है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की इस पॉइंट पर वैल्यू दिया है 60। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है मेरा कितना हुआ, बताइए। यहाँ 60 दिया है और यहाँ पूरा हम जानते हैं कितना होता है, 180 होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो इस एंगल की जो वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल की वो कितना हुआ, 120 हुआ। सेम इसी के जैसा यहाँ देखिए, ये 60 है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा मेरा 120 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ टोटल जो होगा कितना होगा, 180 होगा। सेम यहाँ देखिए, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल होगा 120 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि जो मेरा यहाँ से यहाँ टोटल पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल पूछे उसके सामने जो एंगल होती है, यानी एंगल ए एंगल बी, अगर मान लीजिए एंगल बी की बात करें तो यहाँ इसके सामने कौन कौन एंगल है, एंगल ए है और एंगल सी है। इन दोनों का जो सम होगा वो उसकी वैल्यू होगी, किसकी, उस पॉइंट की एक्सटीरियर एंगल की। जैसे हमने कहा कि एक्सटीरियर एंगल बी की वैल्यू बताइए, तो आपने देखा कि इसके आगे सामने ए है और बी है, दोनों का सम किया यानी 60 इसका 60 इसका, कितना हो गया 120। आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 120 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 है, इसके सामने ए और बी एंगल है, दोनों का सम करके यहाँ लिख सकते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 होती है। सेम यहाँ भी कर सकते हैं। या तो फिर एक चीज़ नोट कर लीजिए कि किसी भी पॉइंट पर उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है दोनों का सम करने पर कितना होता है, 180 होता है। यानी कि जो दोनों की वैल्यू होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर की, वो 180 के इक्वल होती है। ओके, तो हमने देखा कि देखिए पॉइंट बी पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120, यहाँ 120 और यहाँ 120, तो हम कह सकते हैं कि 120 इंटू 3 अर्थात 360 यानी 360। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 होती है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं हमने कहा कि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल पे ही ले, कहीं आप ऐसा ना सोचे कि ये तीनों साइड सम इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है तो ये 360 हो गया 120, ऐसे होकर के नहीं। अब मान लीजिए कि चलिए हम दूसरा ट्रायंगल लेके हम सॉल्व कर रहे हैं कोई क्वेश्चन। देखिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी। यहाँ एंगल है ए, एंगल बी और एंगल सी। सिंपली आप किसी भी साइड को क्या करिए, अब बढ़ाइए। मान लीजिए अब इस बार हमने क्या किया कि बीसी साइड को हम इस साइड बढ़ा रहे हैं, बीसी साइड को हमने इस तरफ बढ़ाया, और ए बी साइड को हमने क्या किया, इस तरफ बढ़ाया ये, और AC साइड को हमने नीचे की तरफ बढ़ा दिया। ओके, अब देखिए कि जो इस पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल बनेगी वो कहाँ बनेगी, अब बनेगी यहाँ पर ये, और यहाँ बनेगा ये, और यहाँ बनेगा ये। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हमारा जो वैल्यू होती है कितना होती है, 180। यहाँ भी मान लीजिए कितना होगा 180, और यहाँ भी पूरा कितना होगा 180। अब कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पर कि 100 है, इसकी जो वैल्यू है एंगल की वो कितनी है, 100 है। एंगल ए की वैल्यू 100, एंगल बी की वैल्यू मान लीजिए हम ले लिए 50, और एंगल सी की वैल्यू हमने ले लिया 30। ओके, एंगल ए की वैल्यू 100, एंगल बी की वैल्यू 50, एंगल सी की वैल्यू 30। देखिए तीनों का इंटरनल का योग करेंगे कितना होगा, 180 होगा। जब आप जानते हैं कि जब इस पॉइंट पर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 130, ये होगा 130। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने वाली जो दो एंगल है, दोनों एंगल का जो सम करने पर आएगी वैल्यू, वहीं इसकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है। यहाँ भी देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसके सामने देखिए 100 और 50 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि ये 30 है, इसके सामने हम देख रहे हैं ये 100 है, यहाँ 50 है तो ये 30 ले लें, नहीं, उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू का जो सम होगा वो लेना है हमको। तो 100 ये और 50 ये कितना हो जाएगा 150। ओके, और यहाँ पर 100 है तो यहाँ देखिए 30 और 50 कितना हो जाएगा बताइए 80, तो यहाँ हो जाएगा 80। यानी जो पॉइंट ए पर एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है हमारी कितनी हो गई 80, और यहाँ पर हो गई 130, और यहाँ हो गई 150, ये है 80। तो आप सम करिए सबको, देखिए एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है सम करके चेक कर लीजिए
तो कितना है 130 है इस पॉइंट पर, और इस पर है 150, और यहाँ है 80। सम करेंगे कितना पाएंगे आप 0 6 1 2 और 1, सॉरी ये 6 है, यानी कि 307। जो सम करेंगे ये 6 है। 360 आपने देखा कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आई यानी सम करने पर वो 360 हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 360 होती है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के केंद्रक क्या होते हैं, या त्रिभुज के केंद्र के बारे में हम देखेंगे कि कैसे क्या इस कितने प्रकार के होते हैं। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ क्या ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखें त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट में हम अगर बात करेंगे तो इसके सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे किसका, केंद्रक का। केंद्रक अर्थात सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें हम बात करें सबसे पहले मीडियम का, माध्यिका, माध्यिका मीडियम का। तो सबसे पहले मान लें कि एक त्रिभुज है मेरे पास, ये ओके, ए बी और सी। माध्यिका क्या होती है, तो किसी भी पॉइंट से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए है मेरा, इस पॉइंट के सामने वाली भुजा को मिलाने वाली, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी हमारा क्या होगी, माध्यिका होगी। यानी इस पॉइंट को मान लीजिए डी, मध्य बिंदु का मतलब कि जितना हमारा बी डी होगा उतना ही मेरा डी सी होगा। सेम इसी की तरह अगर मान लीजिए बी के सामने वाली भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होगी हमारा माध्यिका होगी, और सेम इसी तरह सी के सामने वाली जो रेखा पर, भुजा पर मिलाने वाली जो मेरा रेखा होगी वो माध्यिका होगी। यानी यहाँ मान लीजिए कि पॉइंट ई पर मिलाया और यहाँ पॉइंट ए। अब बात करें हम अगर, तो देखिए सबसे पहले जो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है, अर्थात माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु कौन सा है, ये है। जो तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको डिनोट करेंगे हम मान लीजिए कैपिटल जी से, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरी केंद्रक होती है, इसी जो पॉइंट जो जी होती है इसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु, देखिए तीनों जो माध्यिकाएं हैं, तीनों माध्यिकाओं का जो बीच में कटान बिंदु है उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड।
यानी कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। या प्रतिच्छेद बिंदु पर जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, पॉइंट जो होती है वहीं क्या होती है, केंद्रक होती है। इस जी को, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये सेंट्रॉयड है। इस पॉइंट को हमने कहा ये, इसको क्या कहते हैं, इसको हमने कहा कि भैया इसको सेंट्रॉयड कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। और इसी केंद्रक को ही हमने एक नाम और जानते हैं, क्या, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की गुरुत्व केंद्र, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि इसको एक नाम और जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व केंद्र, यानी कि इसी पॉइंट को माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु, उसको जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने क्या कहा कि इसी पॉइंट को हमने सेंट्रॉयड कहा, यानी कि केंद्रक कहा या गुरुत्व केंद्रक कहा। अब बात करें, जो ये मेरे केंद्रक है, जो ये जी है, ये माध्यिकाओं को कितने में, 2:1 में विभाजित करता है। सभी माध्यिकाओं को किस में विभाजित करता है, 2:1 में। यानी कि जो मेरा ये सेंट्रॉयड है, ये क्या करेगा, इस चीज़ को यानी माध्यिका को हर समय 2:1 में विभाजित करेगा। और 2 रहेगा मेरा कहाँ पर, शीर्ष की तरफ, यानी पॉइंट की तरफ 2 रहेगा और भुजा की तरफ 1 रहेगा। यानी जिस शीर्ष से, यानी जिस पॉइंट से माध्यिकाएँ खींचा गया, जिस भुजा पर माध्यिकाएँ डाला गया यानी मध्य बिंदु को मिलाया गया है, उस तरफ रहेगा 1 और शीर्ष की तरफ रहेगा 2। ओके, तो सेम इसी के जैसा देखिए, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जो ए और सी है, यहाँ पर जो जी है, इसको 2:1 में माध्यिकाओं को, इस माध्यिका को जो विभाजित करेगा तो 2 हो जाएगा मेरा इस साइड, यानी शीर्ष इधर है, और 1 हो जाएगा यहाँ। और इसको बात करें, अगर बी और ई को बात करें तो 2 हो जाएगा इसके लिए यहाँ और 1 हो जाएगा यहाँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लें। जो सेंट्रॉयड है उसका डिफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of median is called क्या, सेंट्रॉयड, अर्थात केंद्रक। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक क्या होता है, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाएं क्या होती है, तो किसी पॉइंट से सामने वाले भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही मेरा क्या होती है, माध्यिकाएं होती है। यानी जो माध्यिकाएं होती है वो भुजा को बराबर भागों में क्या करती है, विभक्त करती है। देखिए, अगर बी की बात करें, बी ई को, तो ये ए ई और इसी को विभक्त किया है। और अगर सी से एफ को देखें तो बी एफ और ए एफ या एफ एक में बराबर भागों में विभक्त किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि केंद्रक क्या होता है और माध्यिकाएं क्या होती है। जैसा कि मान लीजिए इस पर एक हम एग्जाम्पल ले लें कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका वैल्यू ए और डी की वैल्यू दिया है। इसमें देखिए ए और डी की वैल्यू दिया है हमारे पास क्या,
मान लीजिए कि 18 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, ए और जी की वैल्यू, ए और जी की वैल्यू, और जी और डी की वैल्यू। ओके, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जैसे ए और डी की वैल्यू दे दिया हमको, हमारे पास क्या 18 सेंटीमीटर, तो ए और जी और डी की वैल्यू पूछ लिया। तो चलिए देखें हम, तो मान लीजिए कि ए और डी की वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू दिया है कितना 18 सेंटीमीटर, और हम ये जानते हैं कि जो ए जी है ये किस रेशियो में है, 2 रेशियो में है, और जो जी और डी है वो किस रेशियो में है, 1 रेशियो में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए और जी की जो वैल्यू निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 2, और दोनों का यानी कि ए जी और जी डी का जो रेशियो 2:1 है, यानी कि 3 रेशियो का जो सम होता है 3, और किसका निकालना है ए जी का, जिसका निकालना है वो 2 है, और टोटल मेरे पास ए डी की वैल्यू है 18, तो 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। ओके, इसकी वैल्यू 12 है। तो आप देख कर ही समझ सकते हैं आप कि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि इसका कितना है 2 गुना यहाँ है, तो इसकी जो वैल्यू 2 की जो वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा 6। देखिए अगर मान लीजिए कि ए और जी की वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ देखिए जी और डी की वैल्यू निकालना है, तो जी और डी की वैल्यू के लिए जानते हैं कि यहाँ देखिए जी और डी इसकी वैल्यू क्या है रेशियो में 1 है, समानुपाती का जो अनुपाती का जो योग होता है क्या होता है, रेशियो में आप पढ़े होंगे कि जो अनुपाती का जो योग होता है हमारा 2 और 1 का जो ऐड करेंगे तो 3, और इनटू यहाँ होगा 18, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 6 18 और 6 1 जा 6, अर्थात इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 6, यहाँ 6 यहाँ 12। तो देखिए यहाँ इसका 2 टाइम्स यानी 2 गुना है, और यहाँ भी देख लीजिए कि अगर यहाँ 6 है तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि माध्यिकाएँ क्या होती हैं, केंद्रक क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अंतः केंद्रक क्या होता है, यानी कि इन सेंटर क्या होता है। तो चलिए सेकेंड में हम बात करें कि इन सेंटर क्या होता है। आप जैसा जानते हैं कि अगर इन सेंटर की बात करें, देखिए सेकंड में हम बात करेंगे इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र, इन सेंटर। मान लीजिए कि मेरे पास कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रॉइड था, केंद्रक जो था ना, वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु का पॉइंट था, अर्थात माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु था उसको हम सेंट्रॉइड कहे थे। लेकिन जो अंतः केंद्रक है यानी कि जो इन सेंटर है वो समद्विभाजक यानी 22 सेक्टरों का क्या होगा, कटान बिंदु होगा। अर्थात 22 सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एंगल ए है, ये एंगल बी है ये, और एंगल सी है ये। 22 सेक्टर उसको कहते हैं, यानी समद्विभाजित 22 सेक्ट मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटना। देखिए माध्यिका जो थी वो भुजा को यानी कि जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, लेकिन जो बाइसेक्ट होगा वो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एंगल यहाँ है एंगल ए, तो यहाँ से 2 बराबर भागों में एंगल ए को जो बांटे, एंगल ए को जो 2 बराबर भागों में बांटे वहीं हमारा क्या होती है, समद्विभाजक यानी बाइसेक्ट होती है। अब जैसे मान लीजिए एंगल बी को 2 बराबर भागों में बांटे तो यहाँ पर आए, सेम इसी तरह एंगल सी को क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये चीज़ यहाँ आएगी। ओके, तो मान लीजिए इस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं और नहीं मानना है तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर अंतः केंद्र देखना है। अंतः केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, इन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं
कि जो मेरा इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, वो इस एंगल को, यानी कि जो ये मेरा एंगल है ना ये, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। यानी एक एंगल को दो बराबर भागों में जो विभक्त करे वही क्या होती है, बाइसेक्ट कहलाती है, यानी समद्विभाजक कहलाती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वृत्त है, यहाँ से मान लीजिए कोई मेरे पास एक वृत्त है और भुजा से मिलाते हुए यानी भुजा को सटाते हुए कोई एक वृत्त हमने खींचा, ये मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त में अगर बात करें तो देखिए, इस वृत्त की अगर बात करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो देखिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है मेरा ना, यानी कि जो बाइसेक्टरों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, वहाँ पर हमने देखा था कि मीडियम का इंटरसेक्शन पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम कहेंगे क्या, इन सेंटर। इन सेंटर। आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि हम सर्किल बना दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। मान लीजिए कि मेरे पास जो इंटरसेक्शन का जो क्या था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था किसका, बाइसेक्टरों का, उसी को कहते हैं क्या, इन सेंटर। अतः मीडियम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंट्रॉयड। अगर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कहेंगे क्या, इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र। अब मान लीजिए कि इसको हमने डिनोट किया किससे, आई से, इन सेंटर है, आई से डिनोट किया इस पॉइंट को। अब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई हम एक वृत्त बनाए, इस भुजा को मिलाते हुए एक वृत्त बनाए, और इस वृत्त पर मान लीजिए कि जब ये एक वृत्त है तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी मेरे स्टूडेंट, ये क्या होगी, ये एक रेडियस होगी और उसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये मेरा एक रेडियस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ आर, और यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस हुआ इसकी वैल्यू भी आर। इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने एक त्रिभुज लिया, इसके जो बाइसेक्टरों का इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको हम कहेंगे इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र। उसके बाद देखें कि इस भुजा को मिलाते हुए एक हमने सर्किल बनाया, और इस सर्किल में जो ये मेरा लाइन है इसको हमने क्या कहा, रेडियस कहा। ये सब आप लोग जानते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि इस आर, जो ये आर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, कि हमने कहा कि कभी ऐसा होता है कि आर बराबर भी पूछ लेता है, कि आर की वैल्यू पूछ लेता है। तो जो ये आर है ना, इसकी जो वैल्यू होती है अर्थात कि जो त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जो होती है, इन रेडियस, आउट त्रिज्या की बात नहीं कर रहे हैं, इन रेडियस की बात कर रहे हैं, अंतः त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डेल्टा अपान में एस, ये फार्मूला होती है। स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा कि जो इसमें जो आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा अपान एस। डेल्टा क्या होती है, तो डेल्टा होती है हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो एस होता है, ये जो एस होता है ये क्या होता है, ये होता है मेरा त्रिभुज का जो साइड है ए बी सी, उस साइड का जो योगफल का हाफ, यानी कि बाई 2। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक त्रिभुज है, जैसे यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने कहा कि एक त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। आप सभी जानते हैं कि बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी समद्विभाजकों का जो मिलाने, जो केंद्र बिंदु होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, अंतः केंद्रक कहेंगे। इस पॉइंट को हमने कहा कि ये आई है, और यहाँ से हमने क्या किया कि एक सर्किल बनाया, अर्थात एक वृत्त खींचा इस भुजा को मिलाते हुए, और उस भुजा
सॉरी, इस भुजा को मिलाते हुए एक सर्किल खींचा। अब इस भुजा में हमने कहा कि स्टूडेंट्स ये जो होती है मेरा क्या होती है, आर होती है, ये भी आर है और ये भी आर है। जो रेडियस होती है उसकी वैल्यू हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है डेल्टा अपान एस। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास अगर ए है तो ए के सामने वाला भुजा जो है इसकी वैल्यू हमने मान लिया कि स्मॉल ए है, बी के सामने वाली भुजा को मान लिया क्या ये स्मॉल बी है, और सी के सामने वाली भुजा को मान लिया ये स्मॉल सी है। ओके, एक कुछ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हमने आपको बस ऐसे समझा रहे हैं कि जो ए पॉइंट के सामने मान लिया कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है कितनी है, स्मॉल ए है, और इस बी के सामने वाली भुजा की जो वैल्यू है स्मॉल बी है, इस सी के सामने वाली भुजा की जो वैल्यू है स्मॉल सी है। तो हम देखिए यहाँ पर एस बराबर लिखें ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। हाँ स्टूडेंट्स, यही ए बी सी का जो योगफल होगा उसी का जो हाफ होता है वही एस की वैल्यू होती है। बस यही चीज़ आपको समझाने के लिए हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाए थे। अब देखिए मान लीजिए कि जो डेल्टा होती है ना, अगर आप यहाँ से एस निकाल लिए, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ से आप एस की वैल्यू फाइंड कर लिए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अर्थात जो डेल्टा वाला वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट में क्या एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये अर्थात कि हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस माइनस एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कब ये काम होता है, जरूरत पड़ती है जब हमारे पास एस की वैल्यू निकली हुई होती है, या एस की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। और हाँ मेरे प्रिय स्टूडेंट, इसी को कहते हैं किसका फार्मूला, हीरोज का फार्मूला, हीरोज फार्मूला। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूला को, तो इसलिए इस फार्मूला को आप दिमाग में नोट करके रखिएगा, एकदम अच्छे से समझ के रखिएगा कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, ये जो डेल्टा अर्थात क्षेत्रफल है, इसकी जो वैल्यू होती है हम एस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कैसे, तो अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और लास्ट ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये हीरोज का फार्मूला होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होती है ट्रायंगल चैप्टर में, इसलिए इस फार्मूला को आप अच्छे से समझ करके आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेकर देखें अब, क्योंकि हमने देखा कि अंतः केंद्र इन सेंटर की बात की, तो आप सभी जानते हैं इन सेंटर को रिवीजन देख लीजिए कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से इन बाइसेक्टर को जो इंटरसेक्शन पॉइंट होती है, यानी समद्विभाजकों का जो केंद्र का जो पॉइंट होती है, केंद्र बिंदु होता है, उसी बिंदु को हमने क्या कहा, इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र कहा। और उसके बाद फिर हमने कहा कि मान लीजिए कि इस भुजा से में मिलाते हुए एक हमने सर्किल बनाया अर्थात एक वृत्त बनाया, उस वृत्त में हम इस चीज़ों को क्या मान लिया, भुजा से और केंद्र तक की जो दूरी है, भुजा से केंद्र तक, यानी कि ये भुजा है, यहाँ से केंद्र तक की जो भी दूरी है इसको हमने स्मॉल आर यानी कि त्रिज्या मान लिया, और त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा अपान एस, जहाँ डेल्टा है मेरा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, और डेल्टा बराबर होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और मेरे स्टूडेंट यही होती है हीरोज का फार्मूला। इसलिए आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि जिससे हमारा क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए जैसे मेरे पास है कि यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका में, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि अगर ये देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि किसी त्रिभुज की
यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका में AG की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई कितनी होगी बताइए। सॉल्व करिए जल्दी बताइए। आपको ऑप्शन हम दे दे रहे हैं। ऑप्शन है मेरे पास 12, 6, 9 और 10। ये क्वेश्चन है और मेरे पास ऑप्शन है। अभी आपको हमने समझाया कि किसी त्रिभुज की माध्यिका में अगर AG की लंबाई इतना दिया है, AD की लंबाई कितनी होगी, तो आप बताइए। जल्दी सॉल्व करिए, कोशिश करिए, हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो मेरे पास एक त्रिभुज है, ये, और रही कह रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका में, यानी माध्यिका करना है तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, माध्यिका की बात है तो इस पॉइंट से इस भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करने वाली, यानी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। यहाँ से माध्यिका ये हुआ और यहाँ से माध्यिका ये हुआ। इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये सेंट्रॉइड है। अब यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ G है, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र भी कहते हैं, इसलिए हमने कहा कि इस पॉइंट को हमने कैपिटल G भी मान लिया था। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में A और G की लंबाई कितना दिया है, 6 दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि A और G की वैल्यू यहाँ से कितना दिया है, 6 दिया है, तो AD की लंबाई कितनी होगी। अब बताइए कितनी होगी। फिगर भी आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर बताइए। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से A और G की वैल्यू 6 है, और हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड अर्थात जो ये बिंदु है, यानी कि जो केंद्रक है, माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2:1 के मतलब कि इस वैल्यू का हाफ यहाँ होगा, यानी तभी तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो A और G की वैल्यू अगर 6 है तो G और D की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, हाफ करेंगे तो 3 लिख सकते हैं। तो जब G और D की वैल्यू हम लिख लिए 3, तो हम कह सकते हैं A और D की वैल्यू, तो A और D की वैल्यू कितना हो जाएगा, A और D की वैल्यू बराबर हम लिख सकते हैं AG प्लस GD, और सॉरी AG है, कैपिटल G है, तो AG की वैल्यू कितना दिया है 6, प्लस G और D की वैल्यू हमने निकाला 3, और A और D की वैल्यू इस तरह हो जाएगी 9। ये मेरा आंसर था, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अब आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि त्रिभुज के भुजाओं से समान दूरी पर स्थित केंद्र क्या कहलाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, या हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये है मेरे पास क्वेश्चन कि त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित केंद्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ओके, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन में आपके पास परिकेंद्र,
सेकंड ऑप्शन है आपके पास माध्यिका, थर्ड ऑप्शन है आपके पास अंतःकेंद्र, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ओके, तो हमने आज देखा कि त्रिभुज के क्या अंतःकेंद्र, केंद्रक, माध्यिका क्या होती है, इसके बारे में हमने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आप अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और, एक होमवर्क आप लिख लीजिए ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको चर्चा कर लेंगे, इसको बता देंगे क्या है। तब तक आप इस चीज़ को सॉल्व करके रखिएगा, सॉल्व करे रहिएगा। अगर मान लीजिए हम बात करें, क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के अंतःकेंद्र से, त्रिभुज के अंतःकेंद्र से बने वृत्त की अंतःत्रिज्या, वृत्त की अंतःत्रिज्या क्या होगी, वृत्त की अंतःत्रिज्या क्या होगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा हम बताएंगे, आप ध्यान से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आर की वैल्यू पूछा है और आर बराबर आप जानते ही हैं कि डेल्टा अपान एस होता है, और एस फाइंड करने का समझ ही रहे हैं आप कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, और तीनों का वैल्यू दिया ही है, बस आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पहला है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 5। 1 2 3 5 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और आप मैथ के बारे में थोड़ा सा भी आप क्या करिए, प्रॉब्लम में न रहिए, ना तो आप इस चीज़ को टेंशन में बनाए रखिए दिमाग में कि हमको ज्योमेट्री नहीं आती या हमको ज्योमेट्री नहीं आएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट सब कुछ क्लियर करेंगे। बस आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए। बस आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, तारों की तरह चमकते रहिए। थैंक यू।